गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का नेक्स्ट टॉपिक हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन में क्या मतलब है? हिमांक का मतलब होता है जमना। हिमांक का मतलब क्या होता है? जमना होता है। क्या होता है? जमना। ठीक है, हिमांक का मतलब क्या होता है? जमना होता है। हिमांक का अर्थ जमना यानी फ्रीजिंग पॉइंट। तो हिमांक के अंदर हम बात करें कि वह ताप जिस पर पदार्थ की द्रव व गैस का वाष्प दाब वह ताप जिस पर पदार्थ की द्रव व गैस का वाष्प दाब समान होता है हिमांक कहलाता है। क्या कहलाता है? हिमांक। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि वह ताप जिस पर पदार्थ की द्रव और गैस की वाष्प दाब समान हो जाता है उस ताप को हम क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमांक। ठीक है, और हिमांक के लिए हम एक परिभाषा और भी ले सकते हैं कि हिमांक क्या होता है कि वह ताप जिस पर ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होता है। हिमांक कहलाता है। भी कहने का मतलब क्या हुआ कि वह ताप जिस पर ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होता है वो भी क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। क्या कहलाता है? हिमांक। और इसके लिए हमने दूसरी परिभाषा भी रखी कि वह ताप जिस पर पदार्थ की द्रव और गैस का वाष्प दाब क्या होता है? समान होता है, उसको हम क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि हिमांक की यदि बात करें तो हिमांक का अवनमन क्या होता है? हिमांक अवनमन के लिए हमने पढ़ा, इसने क्या कहा कि जब किसी अवाष्पशील विलय को विलायक में घोला जाता है तो विलायक का हिमांक बढ़ता है। और विलयन का कम हो जाता है। कहने का मतलब जब किसी अवाष्पशील विलय को किसी विलायक में घोलते हैं। ठीक है, तो किसी विलायक में घोलेंगे तो विलायक का हिमांक तो क्या होता है? बढ़ता है, और विलयन का हिमांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ भी विलयन का हिमांक तो क्या होगा? कम होगा, और विलायक का हिमांक क्या होगा? अधिक होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस विलयन के हिमांक को बढ़ाने के टेम्परेचर को क्या करते हैं? कम करते हैं।
भी टेम्परेचर को जैसे जैसे कम करेंगे तो ताप में क्या आएगी, कमी, और ताप की इस कमी को हम क्या कहते हैं, हिमांक अवनमन कहते हैं, क्योंकि कम ताप पर ये पदार्थ क्या होता है, ठोस अवस्था में आता है, इसमें आता है ठोस अवस्था में। ठीक है, तो ठोस अवस्था का मतलब क्या होता है, जमना होता है, क्या होता है, जमना। और कोई पदार्थ, किसी पदार्थ को हम ठोस अवस्था में लेके आएंगे तो ताप में क्या होगी, कमी होगी, ताप में क्या होगी, कमी। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल के रूप में कि अपने पास में क्या है, बर्फ है, ठीक है, तो बर्फ को हम किस में बदलते हैं, पानी के अंदर, और पानी को हम किस में बदलते हैं, गैस में, और गैस को वापस किस में बदलते हैं, पानी के अंदर, ठीक है, और पानी को वापस किस में बदलते हैं, बर्फ के अंदर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो गैस है, और गैस से क्या है, H2O यानी द्रव जो बन रहा है, उससे वापस क्या बन रही है, बर्फ बन रही है, क्या बन रही है, बर्फ। तो यहाँ ताप में क्या हो रही है, और ज्यादा कमी हो जाएगी, यानी जो गैस है उसको पानी में बदलने के लिए जो ताप में कमी हो रही है, उससे ज्यादा किसमें हो जाएगी, बर्फ में बदलने के लिए ताप में क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि बर्फ का जमना क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ताप में जैसे जैसे कमी आएगी उसको हम क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं, क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी अवाष्पशील विलय को किसी विलायक में घोलते हैं तो विलयन का जो हिमांक होता है वो तो कम हो जाता है, और जो विलय पदार्थ है उसको मिलाने पर जो विलायक है उसका तो हिमांक कम हो जाता है, और विलयन विलायक का तो हिमांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और विलयन का हिमांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब किसी ठोस पदार्थ को हम क्या कहते हैं कि किसी द्रव को वापस ठोस में लेके आएंगे तो पदार्थ का जमना ही क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, हिमांक होता है। जैसे एग्जाम्पल की वो बात करें, बर्फ है, पानी है, ठीक है, तो बर्फ को हम क्या करेंगे, पिघलाते हैं तो पानी आता है, और पानी को जब हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो किसमें आती है, गैस में। फिर गैस को वापस द्रव में लेके आता है तो क्या होती है, संघनन की प्रोसेस होती है, और संघनन से वापस हम क्या करेंगे, बर्फ बनाएंगे तो क्या होगा, हिमांक होगा। इसका मतलब ये होगा किसी पदार्थ को जमाते हैं या पदार्थ को जमता है तो पदार्थ में क्या होती है, उसके तापमान में क्या होती है, कमी होती है। इसका मतलब इस तापमान में होने वाली कमी को ही हम क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं, क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं। तो हिमांक में अवनमन का मतलब क्या हुआ, हिमांक में अवनमन का मतलब ये हुआ कि आपके पास में जो विलायक का हिमांक होगा वो क्या होगा, T0F, और माइनस में विलयन का हिमांक क्या हो जाएगा, TF, और दोनों को अंतर से हम किससे पता करेंगे, डेल्टा TF। ठीक है, तो विलायक का जो हिमांक होगा वो तो क्या होगा, T0F होगा, और विलयन का जो हिमांक होगा वो क्या होगा, TF, और दोनों का जो अंतर निकालेंगे वो क्या आ जाएगा, डेल्टा TF। ठीक है, आपको पता है कि डेल्टा TF है वो ठोस व पदार्थ की सतह पर है, वो क्या है, वाष्प पदार्थ के क्या होता है, समानुपाती होता है, डेल्टा P। यानी कहने का मतलब डेल्टा P होता है वो डेल्टा TF से क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, यानी जिस हिमांक के ऊपर वाष्प पदार्थ जमता है या ठोस या द्रव की, ठोस या द्रव की क्या होती है, वाष्प अवस्था। तो ये क्या कह रहा है कि आपके पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा TF जो प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा P। तो यहाँ पर डेल्टा TF क्या हो जाएगा, हिमांक में अवनमन, और यहाँ पर डेल्टा P क्या हो जाएगा, पदार्थ का क्या हो जाएगा, वाष्प अवस्था में दाब। तो राउल्ट के नियम के अनुसार क्या होता है, राउल्ट के नियम के अनुसार होता है, राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार है कि किसी भी वाष्पशील द्रव का जो वाष्प दाब होता है, क्या होता है, वाष्प दाब, वो मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती होता है, मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती। भी किसी भी पदार्थ का जो वाष्प दाब होता है वो मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा TF माइनस केवल डेल्टा TF है, ये डेल्टा TF है वो डेल्टा P के क्या है, समानुपाती है। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा P इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, XD। अगर ये वास्तवता मोल भिन्न के समानुपाती है तो हिमांक का अवनमन भी क्या होगा, वास्तव मोल भिन्न के क्या होगा, समानुपाती। तो डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, XD, क्या आएगा, XD। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम इसको हटाएंगे तो डेल्टा TF इक्वल क्या आ जाएगा, K.XD, क्या आएगा, K.XD। ठीक है, तो यहाँ पर
एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल भिन्न। क्या हो जाएगा, एक्स बी इक्वल टू हो जाएगा मोल भिन्न। ठीक है, और यहाँ पर के है वो क्या हो जाएगा, स्थिरांक या कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, अभी ये क्या कह रहा है कि हम जानते हैं कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या अपने पास में के डॉट है। एक्स बी का मान जानते हो क्या होता है, एक्स बी बराबर में क्या होता है, एन बी अपॉन एन ए प्लस में क्या होता है, एन बी। क्या होता है, एन बी। तो आपने कल पढ़ा था इसके बारे में। नेक्स्ट बी, एन बी बराबर में क्या होता है, एन बी बराबर होता है डब्ल्यू बी अपॉन में क्या होता है, एम बी। और एन ए बराबर में क्या होता है, डब्ल्यू ए अपॉन में क्या होता है, एम ए। ठीक है, तो इसकी जगह हम एक्स बी की जगह ये वैल्यू प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अपने पास में क्या आएगा, डब्ल्यू बी अपॉन में क्या आएगा, एम बी अपॉन में क्या आएगा, डब्ल्यू ए अपॉन क्या आएगा, एम ए। क्या आ जाएगा, एम ए और प्लस में क्या आएगा, अपने पास में आ जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन में क्या आ जाएगा, एम बी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तनु जो विलियन होते हैं, तनु विलियन, वो तनु विलियन के लिए डब्ल्यू बी का मान होगा वो इसके सापेक्ष क्या होगा, नगण्य हो जाएगा। इसका मतलब डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए इज ग्रेटर देन डब्ल्यू बी अपॉन में क्या आएगा, एम बी। इसका मतलब इसका मान तो क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। इसका मान क्या होगा, नगण्य होगा। इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, ये वैल्यू रख सकते हैं ना। तो क्या आएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या आएगा, के मल्टीप्लाई अपने पास में आ जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन में क्या आएगा, एम बी। और इसके गुणा में क्या आ जाएगा, एम ए अपॉन में क्या आएगा, डब्ल्यू। ठीक है, आप जानते हो कि इस चीज को हम क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोललता। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या आएगा, के एफ डॉट में क्या आएगा, एम। तो ये आ गया अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पर एम क्या हो जाएगी, मोललता। क्या हो जाएगी, मोललता। और यहाँ पर के एफ बराबर क्या हो जाएगा, के एफ बराबर हो जाएगा अपने पास मोलल हिमांक का अवनमन। मोलल हिमांक स्थिरांक। ठीक है, अब हम पढ़ सकते हैं कि पदार्थ के वाष्प दाब और उसके अणुभार यानी हिमांक और उसके द्रव्यमान के किसी विलेय पदार्थ के द्रव्यमान में क्या संबंध होता है। तो उस संबंध को जानने के लिए हम जानते हैं कि m बराबर में क्या होता है, डब्ल्यू बी गुणा में 1000 अपॉन में क्या आता है, एम बी गुणा में क्या आता है, डब्ल्यू ए। तो इसकी जगह m की जगह ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो इसकी जगह इस वैल्यू को रखेंगे तो क्या आ जाएगा, अपने पास में आएगा डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी एफ गुणा में क्या आएगा, डब्ल्यू बी गुणा में क्या आएगा, 1000 अपॉन में क्या आएगा, एम बी गुणा में क्या आ जाएगा, डब्ल्यू या। ठीक है, तो यहाँ से हम किसका मान निकाल सकते हैं, हिमांक का अवनमन का मान निकाल सकते हैं। यदि अपने को अणुभार का मान निकालना हो या अणुद्रव्य मान निकालना हो तो क्या निकालेंगे, तो एम बी बराबर में क्या आएगा, एम बी बराबर आएगा के एफ गुणा में क्या आएगा, डब्ल्यू बी गुणा में क्या आएगा, 1000 और बटा में क्या आएगा अपने पास, ये आएगा डेल्टा टी एफ गुणा में क्या आएगा, डब्ल्यू। ठीक है, तो ये आ गया अणुभार में। ठीक है, तो हम बात कर सकते हैं हिमांक में अवनमन। तो हिमांक में अवनमन का मतलब क्या है, हिमांक में कमी होना। क्या होना, हिमांक में कमी होना। तो कहने का मतलब हिमांक क्या चीज होती है कि किसी निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ का द्रव में बदलना हिमांक कहलाता है। या हम क्या कहते हैं कि वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की द्रव और ठोस और द्रव दोनों अवस्थाएं क्या होती है, समान होती है, उसे क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं। क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन। ठीक है, अगर हिमांक में अवनमन कहते हैं तो नेक्स्ट यदि हम बात करें कि हिमांक में अवनमन का मतलब क्या हुआ कि जब किसी अवाष्पशील विलेय को किसी विलायक में बोलते हैं तो विलायक का जो हिमांक होगा वो तो क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है और विलयन का हिमांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है,
फिर हमने देखा कि किसी भी ठोस पदार्थ है तो हिमांक का अर्थ क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट यानी जमना होता है, हिमांक बिंदु, या जिस ताप के ऊपर जमता है उसे हिमांक बिंदु कहते हैं। और किसी ठोस पदार्थ का अगर किसी द्रव से ठोस को लेके आते हैं तो वो हिमांक होता है। इसने क्या कहा कि हिमांक का मतलब क्या हो रहा है कि अगर कोई भी द्रव पदार्थ ठोस में आएगा, ठीक है, तो उसके टेम्परेचर में क्या आएगी, कमी आएगी। क्या आएगी, टेम्परेचर में कमी। इसका मतलब इस टेम्परेचर में होने वाली कमी या ताप में होने वाली कमी को हम क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं। यानी कमी को क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन। तो हमने क्या कहा था कि हमने ये कहा कि अगर किसी भी विलायक का अगर हिमांक अवनमन क्या टी नॉट एफ है तो विलयन का क्या हो जाएगा, टी एफ, और इसमें अंतर किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा टी एफ के। ठीक है, अगर किसी विलयन का दाब मोल भिन्न के समानुपाती होता है तो हम कह सकते हैं कि हिमांक होता है वो भी मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती। क्यों, क्योंकि डेल्टा पी इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डेल्टा टी एफ होता है। इसका मतलब हिमांक है वो वास्तव पदार्थ के क्या होता है, समानुपाती होता है। और वास्तव पदार्थ मोल भिन्न के समानुपाती तो हिमांक भी मोल भिन्न के क्या होगा, समानुपाती। फिर इसको हटाया तो क्या लगा दिया हमने, कांस्टेंट के लगाया और क्या आ गया, एक्स बी। एक्स बी यहाँ पर क्या होता है, मोल भिन्न, और के बराबर क्या होता है, स्थिरांक। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। इसका मान एक्स बी का मान रख रहे हैं, और एक्स बी इक्वल टू क्या होता है आप जानते हो कि एन बी अपॉन एन ए प्लस में क्या होता है, एन बी। तो एन बी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी, और एन ए बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्या होता है, एम ए। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बी और विलय का भार, ठीक है, और डब्ल्यू ए बराबर विलाय का भार, एम बी बराबर विलय का अणुभार, और एम ए बराबर विलाय का अणुभार। इसकी जगह इस वैल्यू को हमने पुट कर दिया। आप जानते हो कि यहाँ पर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी है वो डब्ल्यू ए और एम ए के बजाय क्या होता है, नगण्य होता है। किसके लिए, तनु विलयन के लिए। जब इसका मान नगण्य हो जाएगा तो अपने पास में क्या बचा, अपने पास में आ गया डेल्टा टी एफ इक्वल टू की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, के बी अपॉन एम बी, एम ए अपॉन में क्या आएगा, डब्ल्यू टी। आप जानते हो कि इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस वैल्यू को हम बोलते हैं मोललता। क्या कहते हैं, मोललता। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के डॉट क्या गया, एम। एम क्या होगी, मोललता होगी। इस मोललता को हम हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, के एफ। इसको क्या बोलते हैं, मोलल हिमांक का स्थिरांक। और m बराबर क्या होगा, डब्ल्यू बी गुना में 1000, एम बी गुना में क्या आएगा, डब्ल्यू ए। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, m की जगह यहाँ पर जेड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा टी एफ का मान निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ से क्या करें, एम बी का मान निकालना चाहें तो क्या आ जाए, के एफ इज डब्ल्यू बी 1000। इसको हम क्या कर देते हैं, वज्र गुणा कर देंगे। इसका मतलब डेल्टा टी एफ क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इस प्रकार हिमांक में अवनमन की कमी में निकाल सकते हैं और उसके अणुभार की गणना भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वॉन हॉफ गुणांक के अनुसार क्या है, या वॉन हॉफ के अनुसार क्या है कि हिमांक के वाष्प ताप की बात करें या हिमांक की बात करें और उसका जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है उसमें क्या संबंध है। कहने का मतलब ये हुआ कि वॉन हॉफ के अनुसार, इसके अनुसार वॉन हॉफ के अनुसार कि एफ व वाष्पन की गुप्त ऊष्मा में क्या संबंध होता है। इसके अनुसार वॉन हॉफ के अनुसार, वॉन हॉफ के, वॉन हॉफ के अनुसार, वॉन हॉफ के अनुसार कि केएफ व वाष्पन की गुप्त ऊष्मा में संबंध, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा में संबंध। ठीक है, तो हमने कल क्या निकाला, तो हमने क्या कहा कि एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए आर टी एफ टी स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, डेल्टा एच गुना में क्या आता है, 1000। तो ये इसके लिए फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, तो आप जानते हो कि एफ इक्वल टू क्या होता है, स्थिरांक, और एम ए बराबर क्या होता है, अणुभार, और आर बराबर क्या होता है, गैस नियतांक, और टी एफ बराबर क्या होता है, हिमांक,
होता है हिमांक अवनमन। ठीक है, इस प्रकार वोंटॉप के अनुसार कि हम KF और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा में क्या निकाल सकते हैं, संबंध निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है विसरण। क्या आता है? विसरण। देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है विसरण। विसरण का मतलब होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, विसरण क्या चीज होती है? देखिए, विसरण का मतलब होता है किसी पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह होना। किसी पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थ का गमन करना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण। ठीक है, कि कोई भी पदार्थ है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या होता है, अपने आप गमन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? विसरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? विसरण। और विसरण का एग्जाम्पल अपने पास, विसरण का एग्जाम्पल है कि किसी कमरे के कोने में यदि अगरबत्ती जलाते हैं तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। पूरे कमरे में फैल जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? विसरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? विसरण। तो विसरण का मतलब क्या हुआ? किसी पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गमन करना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। और विसरण का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे किसी कमरे के अंदर हमने अगरबत्ती को जलाया और किसी कोने में लगा दी तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है, या अगर हम इत्र लगाते हैं तो वो भी पूरे कमरे के अंदर फैल जाना। तो ये सब किस एग्जाम्पल है? विसरण के। किसका? विसरण का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं प्रासरण। क्या होता है? प्रासरण। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है प्रासरण। प्रासरण इसे बोलते हैं ओस्मोसिस। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं ओस्मोसिस कहते हैं। विप्रासरण का मतलब क्या है? देखिए, प्रासरण का मतलब होता है प्रासरण का मतलब होता है कि किसी पदार्थ का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली में विकसित होने की क्षमता होती है। ठीक है, ये कहने का मतलब प्रासरण क्या चीज है? जब किसी पदार्थ में निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली विलायक अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से विसरित होते हैं या निकलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्रासरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रासरण। ठीक है,
इसमें जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, उस अर्धपारगम्य झिल्ली से हम क्या करते हैं कि विलायक अणुओं को विकसित होने से कर रहा है। तो किसी पदार्थ में निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से विकसित होते हैं, क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? परासरण। ये परासरण का मतलब क्या हुआ कि किसी पदार्थ का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से अणुओं का बाहर निकलना या विकसित होना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है? परासरण। ठीक है। और ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, ये किसकी बनी होती है? ये अर्धपारगम्य झिल्ली, ये अर्धपारगम्य जो झिल्ली होती है, इसको जंतु झिल्ली भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जंतु झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है। या ये किसकी बनी होती है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बनी होती है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बनी होती है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बनी होती है। और इस अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा ही पदार्थ क्या होते हैं? इसमें से निकलते हैं। क्या होते हैं? पदार्थ इसमें से निकलते हैं। ठीक है। तो ये जंतु झिल्ली होती है, वो पोटेशियम फेरोसाइनाइड से मिलकर बनी होती है। ठीक है। और ये जो जंतु झिल्ली है, ठीक है, या अर्धपारगम्य झिल्ली है, ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बनी होती है। ये सेलोफेन से मिलकर भी बनी होती है। ये सेलोफेन से मिलकर भी बनी होती है। और ये जंतु झिल्ली भी होती है। ठीक है। तो ये इसको तरमपत्र भी कहा जाता है। तो इसमें से क्या होते हैं? विलायक के अणु इसमें से बाहर निकलते हैं। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? परासरण कहते हैं। अब परासरण का सीधा सा एग्जाम्पल है। ठीक है। जैसे अगर हमने कहा एग्जाम्पल है, ठीक है, कि चना या मटर है। ठीक है। चना या मटर को पानी के अंदर डाल दिया जाए। ठीक है। तो ये पानी का क्या करेंगे? अवशोषण करेंगे। क्या करेंगे? पानी का अवशोषण। और मटर और चना क्या हो जाता है? फूल जाता है। इसको क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? परासरण। ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या कहा कि यदि रेड ब्लड सेल्स होती है, अगर इसको हम शर्करा के या किसी पदार्थ में रख देते हैं, नमक के विलयन में रख देते हैं, तो ये संकुचित हो जाती है। तो संकुचन मतलब पानी इसके अंदर जाएगा तो ये पिछड़ी जाती है। ठीक है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि परासरण होता है अगर कोई मुरझाए हुए फूल है। ठीक है। मुरझाए हुए फूल होते हैं, अगर मुरझाए हुए फूलों पर पानी डाल दिया जाए, फूलों पर क्या डाल दिया जाए? पानी, तो वो भी क्या हो जाते हैं? तरोताजा हो जाते हैं। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? परासरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? परासरण। तो परासरण का मतलब क्या हुआ कि किसी पदार्थ का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से क्या हो जाते हैं? विस्तृत होते हैं। उसको क्या बोलते हैं? परासरण कहते हैं। और परासरण के एग्जाम्पल, ठीक है, तो परासरण के लिए हमने एग्जाम्पल पढ़ा ये। तो परासरण क्या है कि चना या मटर होता है, वो पानी को अवशोषण करता है, तो वो क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। रेड ब्लड सेल होती है, वो क्या हो जाती है? संकुचित हो जाती है। मुरझाए हुए फूलों पर यदि पानी डालेंगे तो वो क्या हो जाते हैं? वापस तरोताज़ा हो जाते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये सब किस में आते हैं? परासरण में आते हैं। ठीक है। तो परासरण है वो देखिए। अब परासरण की बात करें तो ये हो जाएगा विलायक, अर्धपारगम्य झिल्ली और शर्करा विलयन। ठीक है। तो परासरण की बात करें तो एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं परासरण। तो ये परासरण की बात करें अपने पास में कोई बीकर है। ठीक है। ये तो हो गया अपने पास में अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है। और ये हो गया अपने पास में विलायक। ठीक है। ये तो हो गया अर्धपारगम्य झिल्ली और ये हो गया विलायक। और इसके अंदर क्या डालते हैं? हमें शर्करा विलयन। क्या डालते हैं? शर्करा विलयन। क्या डालते हैं? शर्करा, क्या हो जाएगा? विलयन। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि अर्धपारगम्य झिल्ली से अगर हम बात करें तो अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के अणु क्या है? इस विलयन में आ जाते हैं, लेकिन जो विलेय पदार्थ के अणु हैं वो इसके अंदर विस्तृत नहीं होते। ठीक है।
लेकिन विलायक का अणु इस अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।